नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्की कौशल की अब तक की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म भूत द हॉन्टेड शिप की, जिसका डायरेक्टर है भानु प्रताप सिंह। ये फिल्म दो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अब वो दो सच्ची घटनाएं क्या थीं और उनकी कहानी क्या थी? क्या वो भी इस फिल्म की तरह डरावनी थी या फिर उनकी कोई अलग सच्चाई थी? ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए चलिए फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची मीरा से, जिसकी हर एक झलक उसकी माँ वंदना कैमरे में रिकॉर्ड करती रहती है। कुछ ही समय में मीरा 3 साल की हो जाती है और वंदना चाहती है कि वो मीरा का जन्मदिन अपने पति के साथ सेलिब्रेट करे, जो एक जहाज सीबर्ड का कप्तान है। उस समय की बात है फरवरी 2001, जब हम देखते हैं कि सीबर्ड समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर शिप के रूप में खड़ा है। उसी जहाज पर वंदना, मीरा, उसके पति और क्रू के अन्य सदस्य मिलकर मीरा का जन्मदिन मना रहे होते हैं। वंदना इस खास पल का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती है। मीरा अपने साथ अपनी पसंदीदा गुड़िया भी उस जहाज पर लाती है। सब लोग उस पल का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं। तभी मीरा को छुटकी बजाने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जहाज के सबसे निचले डेक तक चली जाती है। तभी एक अदृश्य आत्मा मीरा को हवा में उठा लेती है। छोटी मीरा इस अनुभव को खेल समझकर एंजॉय करने लगती है। इसी दौरान उसकी गुड़िया उसके हाथ से गिर जाती है और जब मीरा उसे उठाने जाती है, तभी वही अदृश्य आत्मा मीरा को अंधेरे में खींच लेती है। यहीं से हमें इस बात का एहसास होता है कि ये जहाज भूतिया है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है 2012 में मुंबई शहर से, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है पृथ्वी, जो डिप्रेशन से घिरा हुआ है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पृथ्वी का अतीत सामने आता है। पृथ्वी एक नेवल ऑफिसर था जिसने एक लड़की सपना से भागकर शादी की थी। इस भागने और शादी करने में पृथ्वी का दोस्त रियाज और उसकी पत्नी नीलोफर ने मदद की थी। कुछ सालों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था मेघा। इसके साथ ही उनका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन इस खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग गई और एक दिन रिवर राफ्टिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सपना और मेघा दोनों डूब गईं। पृथ्वी, जो कि एक बेहतरीन स्विमर था, फिर भी कुछ नहीं कर सका। सपना और मेघा को खोने के बाद पृथ्वी गहरे डिप्रेशन में चला गया और खुद को नुकसान पहुंचाने लगा। डॉक्टरों ने उसे दवाइयां भी दी, लेकिन पृथ्वी ने उन्हें नहीं लिया ताकि वो अपने परिवार की यादों को भूल न जाए। उसने नेवल ऑफिसर की नौकरी भी छोड़ दी और डीजी शिपिंग कंपनी में काम करने लगा, जहां उसका दोस्त रियाज पहले से ही काम करता था। एक रात पृथ्वी को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसी रात डॉकयार्ड में कुछ लड़कियों की तस्करी होने वाली है। वो बिना किसी को बताए अकेले ही वहां पहुंच जाता है। डॉकयार्ड में उसे वाकई में वो सारी लड़कियां मिल जाती हैं और पृथ्वी उन्हें वहां से चुपचाप निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ जाती है और फिर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। पृथ्वी एक नेवल ऑफिसर रह चुका होता है, इसलिए उसे फाइटिंग स्किल्स अच्छी तरह से आती हैं। लड़ते लड़ते वो खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों को हरा देता है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। सारी लड़कियां सुरक्षित बचा ली जाती हैं। तभी पृथ्वी का दोस्त रियाज भी वहां पहुंचता है और उसे अकेले आने के लिए डांटता है। इसके बाद पृथ्वी घर लौटता है, जहां वो अपनी बेटी मेघा की तस्वीर देखता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। फिर वो सो जाता है। उसी रात समुद्र तट पर दो दोस्त आपस में बातें करते हुए समय बिता रहे होते हैं। तभी वही सीबर्ड जहाज समुद्र से निकलकर बीच पर आकर रुक जाता है, जिसमें कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं होता। ये दृश्य बहुत डरावना होता है। इस घटना की खबर आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि यह जहाज कोलंबो से गुजरात लाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में टग रोप टूट जाने के कारण यह मुंबई के बीच पर आकर रुक गया। अब पृथ्वी की कंपनी को इस जहाज की जांच का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इसलिए पृथ्वी, रियाज और उनका बॉस अग्निहोत्री उस जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि लो टाइड होने के कारण इतने बड़े जहाज को वहां से हिलाना संभव नहीं था। उन्हें हाई टाइड मतलब समुद्र का पानी चढ़ने का इंतजार करना पड़ता। तब अग्निहोत्री कहता है कि इस जहाज की इंस्पेक्शन अगले दिन की जाएगी। उसी रात हमें एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दिखाए जाते हैं, जो रोमांच के लिए छिपते छिपाते सीबर्ड जहाज पर पहुंचते हैं। वहां लड़की अपने बॉयफ्रेंड को डराने के लिए एक लॉकर में छिप जाती है, लेकिन तभी वहां एक भयानक दिखने वाली लड़की दिखाई देती है, जो उन दोनों पर हमला करके उन्हें मार देती है। लेकिन इस बात की किसी को भनक भी नहीं लगती। इस घटना से अनजान अगले दिन पृथ्वी और रियाज अपनी टीम के साथ उस जहाज पर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। अगले 2 दिन में हाई टाइड आने वाली थी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जहाज का निरीक्षण पूरा करके उसे वहां से हटाना था। पूरी टीम अपने अपने काम में लग जाती है। पृथ्वी भी जहाज के अंदर जाता है और इंस्पेक्शन शुरू करता है। तभी उसका पैर एक गुड़िया पर पड़ता है, जो वही गुड़िया होती है जो हमने पहले छोटी मीरा के पास देखी थी।
जैसे ही पृथ्वी का पैर उस गुड़िया पर पड़ता है, वो अपने आप बजने लगती है। पृथ्वी उसे पैर से मारकर चुप कर देता है और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा जाता है। पृथ्वी उस घटना को नजरअंदाज कर देता है और जहाज की जांच में लग जाता है। लेकिन तभी हमें वही भयानक लड़की दिखाई देती है जो उस कपल को मार चुकी थी। वह पृथ्वी के पीछे खड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि पृथ्वी उसे देख पाए, वह लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद पृथ्वी उस सुनसान जहाज में घूमता है और घूमते घूमते एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे फर्श के नीचे से गुड़िया की वही संगीत धुन सुनाई देती है। जब वह स्लैब हटाकर नीचे देखता है तो वहीं पहली वाली गुड़िया उसे दिखती है, जिसे देखकर पृथ्वी हैरान रह जाता है। वो गुड़िया निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया अपने आप खिसक जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पृथ्वी की पहुंच से दूर ले जा रही हो। बहुत कोशिशों के बावजूद जब पृथ्वी गुड़िया नहीं निकाल पाता तो वो दोबारा चेक करता है, लेकिन इस बार उसे गुड़िया स्लैब के नीचे नहीं बल्कि बाहर जमीन पर पड़ी मिलती है, जिससे वो डर जाता है लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। शाम को पृथ्वी की मुलाकात एक स्क्रैप डीलर पटेल से होती है, जो उसे बताता है कि वो जहाज भूतिया है। रियाज कहता है कि पटेल ये झूठी अफवाह फैला रहा है ताकि कोई भी उस जहाज को ना खरीदे और वो उसे सस्ते दाम पर खरीद सके। अब पृथ्वी उलझन में पड़ जाता है। जो उसने जहाज में देखा और महसूस किया वो सच है या फिर जो रियाज कह रहा है कि ये सब अफवाहें हैं। अगले दिन पृथ्वी रियाज को लेकर उसी कमरे में जाता है जहां उसने पहले गुड़िया देखी थी और डेक के नीचे देखने लगता है, लेकिन वहां उसे अब गुड़िया नहीं मिलती। रियाज के पूछने पर भी पृथ्वी कुछ नहीं बताता और रियाज भी इसे नजरअंदाज कर देता है। कमरे की जांच करते समय पृथ्वी को कुछ पुराने और खराब रील और कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद पृथ्वी अपना इंस्पेक्शन जारी रखता है और सी डेक पर पहुंचता है, जहां उसे एक कमरा दिखता है जो उस पुराने जहाज में भी एकदम नया सा लग रहा था। वह सबूत के तौर पर उस कमरे की तस्वीरें खींचता है, लेकिन तस्वीरें खींचते खींचते पृथ्वी को वहां एक मोटे आदमी का भूत दिखाई देता है, जो अचानक डेक से नीचे कूद जाता है। जब पृथ्वी बालकनी से नीचे झांकता है तो वहां कोई नहीं होता। यह देखकर जब पृथ्वी वापस जाने लगता है, तभी वही मोटा आदमी बालकनी से कूदकर पृथ्वी पर हमला कर देता है। इस हमले से पृथ्वी जमीन पर गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। पृथ्वी वापस आता है और उस कमरे की तस्वीरें रियाज को दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि तस्वीरों में वह कमरा जैसा उसने देखा था वैसा नहीं दिखता। तस्वीरों में वह कमरा जर्जर हालत में नजर आता है। ये देखकर पृथ्वी हक्का बक्का रह जाता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद पृथ्वी एक दुकान पर जाता है, जहां उसने उस वीडियो रील को रिपेयरिंग के लिए दिया था। दुकानदार बताता है कि रील बहुत ही खराब हालत में थी, लेकिन उसने जितना हो सका उतना वीडियो रिकवर करके एक सीडी में डाल दिया है। फिर पृथ्वी वो सीडी घर लाकर टीवी पर चलाता है, जिसमें हमें वही सीबर्ड जहाज की फुटेज दिखाई देती है जो वंदना ने शूट की थी। इस वीडियो से पता चलता है कि वंदना का पति, जो कि उस जहाज का कप्तान था, एक अच्छा इंसान नहीं था। वह वंदना के साथ मारपीट करता था। उस वीडियो फुटेज से यह भी पता चलता है कि उस जहाज में सोना और ड्रग्स जैसी अवैध चीजों की तस्करी भी होती थी। पृथ्वी वो वीडियो फुटेज देख ही रहा होता है कि तभी उसे रियाज की पत्नी नीलोफर का कॉल आता है। फिर पृथ्वी नीलोफर द्वारा बताए गए पते पर पहुंचता है, जहां नीलोफर उसकी मुलाकात रघुवीर जोशी नाम के एक शख्स से कराती है। रघुवीर एक तरह का घोस्ट हंटर है, जिसे भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में काफी जानकारी होती है। क्योंकि पृथ्वी को अपने परिवार वालों की आत्माएं दिखाई देती थीं, इसलिए नीलोफर चाहती थी कि रघुवीर उसकी मदद करे। जैसे ही पृथ्वी उस कमरे में दाखिल होता है, रघुवीर का डिवाइस जो आत्माओं की उपस्थिति दर्शाता है, अचानक रेड लाइट दिखाने लगता है, जिसे रघुवीर तुरंत बंद कर देता है। रघुवीर बताता है कि उसने भी अपनी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में खो दी थी, जिसके बाद वह भी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और काला जादू जैसी चीजों की पढ़ाई की। बात करते करते रघुवीर पृथ्वी के परिवार के बारे में बातें करने लगता है, जिससे पृथ्वी असहज महसूस करने लगता है। फिर रघुवीर कुछ स्केचेस दिखाता है जो उसने बनाए थे और जो किसी आत्मा की ओर इशारा करते थे। रघुवीर बताता है कि जो आत्मा पृथ्वी को दिखाई देती है वो कोई वहम या हल्लुसिनेशन नहीं है, बल्कि वास्तव में एक आत्मा हो सकती है। लेकिन पृथ्वी को उस पर भरोसा नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लोग उसी बीच पर टहल रहे होते हैं जहां सीबर्ड जहाज फंसा था। वहीं दो लड़कों को उस लड़के की लाश मिलती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रात सीबर्ड पर गया था। उस लड़के की लाश मिलने से हर तरफ सनसनी फैल जाती है और अग्निहोत्री की कंपनी पर दबाव बनने लगता है कि जहाज को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। और जैसे सोने पर सुहागा, अग्निहोत्री को यह भी पता चलता है कि उस जहाज से डीजल भी लीक हो रहा है। ये सुनकर वह और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो डीजल समुद्र में फैल गया और उससे मछलियां मरने लगी
तो पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। और रिटायरमेंट से पहले वह ये बदनामी अपने सिर नहीं लेना चाहता था। इसके बाद अग्निहोत्री पृथ्वी और रियाज को कहता है कि सीबर्ड के मालिक से मिलकर जल्द से जल्द जहाज हटवाएं। फिर पृथ्वी और रियाज सीबर्ड के मालिक से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि सीबर्ड जहाज भूतिया है। वो बताता है कि 2001 में उस जहाज का पूरा क्रू एक ही रात में गायब हो गया था, जिसके बाद कोई भी उस जहाज पर जाने को तैयार नहीं हुआ। जो भी उस जहाज पर जाता था या तो गायब हो जाता था या मारा जाता था। इसी कारण उस हादसे के बाद सीबर्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, और जब वे लोग उसे गुजरात ले जा रहे थे तभी उसका टो रोप अपने आप टूट गया और जहाज मुंबई के बीच पर आकर फंस गया। जब पृथ्वी पूछता है कि इंजन रूम को क्यों लॉक किया गया है और वहां क्या है, तो मालिक इंजन रूम का नाम सुनकर डर जाता है और कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है और बात को घुमा देता है, जिससे पृथ्वी को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। अगले दिन पृथ्वी और रियाज एक टोइंग शिप की मदद से सीबर्ड को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या ये होती है कि सीबर्ड जमीन में फंसी हुई होती है और वो जितनी भारी समझी गई थी उससे कहीं ज्यादा भारी निकलती है, जिससे टोइंग शिप का इंजन ब्रेकडाउन हो जाता है। उसी समय पृथ्वी देखता है कि टोइंग शिप से कोई आदमी पानी में गिर गया है और बचाने के लिए चिल्ला रहा है। ये देखते ही पृथ्वी पानी में कूद पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उस आदमी को बचाकर बाहर निकालता है। तभी पृथ्वी की नजर सीबर्ड के अंदर एक लड़की पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बाकी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। रियाज, जो पृथ्वी का अच्छा दोस्त था, हर बार पृथ्वी को अपनी जान खतरे में डालते देखकर नाराज हो जाता है। पृथ्वी जब रियाज से उस लड़की के बारे में पूछता है तो रियाज कहता है कि वहां कोई लड़की थी ही नहीं। ये सुनकर पृथ्वी सोच में पड़ जाता है कि जो उसने देखा था वो उसकी मानसिक बीमारी का हिस्सा था या कोई और सच्चाई। पृथ्वी की बातें सुनकर रियाज को लगने लगता है कि पृथ्वी की बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी है और अब वो शिप के अंदर भी आत्माएं देखने लगा है। इसी वजह से पृथ्वी उसे बार बार सीबर्ड के अंदर कुछ ढूंढने ले जाता है। फिर रियाज कहता है कि अब वो पृथ्वी को डॉक्टर के पास ले जाएगा ताकि उसका इलाज हो सके। इसके बाद पृथ्वी वापस अपने घर चला जाता है। रात में पृथ्वी को फिर से अपने परिवार की मौत का सपना आता है। हम देखते हैं कि एक दिन पृथ्वी अपनी पत्नी सपना और बेटी मेघा के साथ रिवर राफ्टिंग पर गया था, जहां सपना ने उसे मना किया था, फिर भी वो सबको ले गया। राफ्टिंग के दौरान अचानक बोट पलट जाती है और सब पानी में गिर जाते हैं। पृथ्वी अच्छा तैराक होने के कारण डूबता नहीं, लेकिन सपना और मेघा तेज बहाव में बहकर डूब जाती है और उनकी मौत हो जाती है। ये सपना देखते ही पृथ्वी चौंक कर उठ जाता है। तभी उसे सपना और मेघा अपने सामने खून से लथपथ दिखाई देती हैं और बार बार कहती हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। ये देखकर पृथ्वी बहुत डर जाता है और तभी पता चलता है कि वो सपने के अंदर सपना देख रहा था। इसके बाद पृथ्वी को वही सीबर्ड की लड़की याद आती है और वो सोचता है कि जब वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सका तो शायद उस लड़की को बचाकर अपनी गिल्ट थोड़ी कम कर सके। ये सोचकर वो रियाज को कॉल करता है, लेकिन रात बहुत हो चुकी होती है और रियाज सो चुका होता है, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाता। पृथ्वी अकेले तैयार होकर सीबर्ड जहाज पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक कुल्हाड़ी लेता है और इंजन रूम की ओर बढ़ता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पृथ्वी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह लॉक दरवाजा खोलता है जिससे वह इंजन रूम की ओर जा सके, लेकिन जैसे ही पृथ्वी सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता है, एक जोरदार आवाज के साथ वो सीढ़ियां टूट जाती हैं और वह वहीं फंस जाता है। तभी उसे चुटकियों की आवाज सुनाई देती है और अचानक ही वह लड़की दीवार पर चलती हुई उस पर हमला कर देती है। पृथ्वी नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में सुबह होती है और रियाज जब पृथ्वी के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स देखता है तो घबरा जाता है और सीधा उसके घर पहुंचता है, लेकिन पृथ्वी वहां नहीं होता। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि पृथ्वी फिर से उसी सीबर्ड जहाज पर चला गया है। बारिश हो रही थी, फिर भी रियाज एक छोटी टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन बारिश और डर के कारण बाकी लोग आगे जाने से मना कर देते हैं। ऐसे में रियाज अकेले ही सीबर्ड जहाज पर अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी को होश आ जाता है और वह किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन तभी उसे फिर से छुटकी बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह बहुत डर जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहां एक हैंडीकैम मिलता है, जिसे लेकर वह ऊपर की डेक पर आ जाता है। ऊपर आकर वह देखता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसके सामने वही लड़की खड़ी दिखती है, इस बार और भी डरावने रूप में। वह हवा में बंदूक उठाकर पृथ्वी पर हमला करने वाली होती है। तभी रियाज दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है, लेकिन उस लड़की की भयानक शक्ल देखकर रियाज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़की रियाज पर भी हमला करती है, लेकिन पृथ्वी उसे बचाकर बाहर निकाल लेता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें रियाज के घर का दृश्य दिखाया जाता है।
जहां वह अब भी उस लड़की की डरावनी शक्ल को याद करके सदमे में है। दूसरी तरफ पृथ्वी वह वीडियो देख रहा होता है जो उसे हैंडीकैम में मिला था, जिसमें वह देखता है कि मीरा के हाथ में वही डॉल है जो उसने जहाज में निरीक्षण करते समय देखी थी। वह वीडियो में देखता है कि वंदना, कप्तान और बाकी क्रू मेंबर्स किसी भूतिया प्रभाव में आकर समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन वहां मीरा नहीं होती। यह देखकर पृथ्वी फौरन उन दस्तावेजों की जांच करने लगता है और उसे एक अधूरी सच्चाई का पता चलता है। फिर पृथ्वी अपने दोस्तों रियाज और नीलोफर के साथ रघुवीर के पास जाता है और उन्हें वह वीडियो दिखाता है। वह बताता है कि 2001 में मीरा सिर्फ 3 साल की थी और वह उस आत्महत्या की घटना में नहीं मरी, और तभी से वह सीबर्ड जहाज में फंसी हुई है और जिंदा है। पृथ्वी यह साबित करता है कि हर उस घटना में जहां जहाज को भूतिया बताया गया, एक लड़की का जिक्र हुआ है और हर बार उसकी उम्र पिछले से ज्यादा बताई गई है। पृथ्वी कहता है कि जिस लड़की को उसने जहाज में देखा वो 13-14 साल की लग रही थी। रियाज अब भी नहीं मानता कि वो लड़की जिंदा हो सकती है। इस पर पृथ्वी करता है कि भूतों की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वो लड़की जिंदा है और ये बात सोचने वाली है। रघुवीर ये सब सुनकर कहता है कि अगर मीरा जिंदा है तो जरूर किसी आत्मा ने उसे सालों से अपने कब्जे में रखा है, शायद किसी उद्देश्य या अधूरे काम की वजह से। यह सुनते ही पृथ्वी गुस्से में आ जाता है और जब वह मीरा की मदद करने के लिए तैयार होता है तो रघुवीर कहता है कि पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो आत्मा कौन है और क्यों उसे पकड़े हुए हैं। पृथ्वी सीबर्ड के इतिहास की जांच शुरू करता है और उसके सारे क्रू मेंबर्स की लिस्ट बनाता है। रियाज, जो अपने दोस्त की बहुत परवाह करता था, पृथ्वी से कहता है कि वो इससे दूर रहे, लेकिन पृथ्वी कहता है कि उस लड़की की मदद उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। दोनों दोस्तों के बीच थोड़ी बहस होती है और फिर पृथ्वी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वह अपने बिल्डिंग की लिफ्ट के पास पहुंचता है तो वहां बैठा वॉचमैन चुटकी बजाता है, जिसकी आवाज फिर से वैसी ही होती है जैसे उसने जहाज में सुनी थी। यह सुनकर पृथ्वी डर तो जाता है, लेकिन फिर वॉचमैन को देखकर खुद को संभालता है और घर के अंदर चला जाता है। पृथ्वी जब घर पहुंचता है तो वह फिर से सीबर्ड के दस्तावेज खंगालना शुरू करता है ताकि उसे कोई सबूत मिल सके। तभी डोरबेल बजती है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता। पृथ्वी जैसे ही वापस जाने लगता है, उसे अपनी बेटी मेघा नजर आती है, जो उसे किसी झील के किनारे बुला रही होती है। पृथ्वी उसकी ओर बढ़ता है, तभी एक लड़की की लाश उसके सामने आ जाती है और उसी पल पृथ्वी की हंसी छूट जाती है और उसे लगता है कि वह तो अपने ही घर में है। अगले दिन पृथ्वी फुटेज देख रहा होता है, जिसमें उसे एक नया किरदार दिखाई देता है जो वही चुटकी बजा रहा होता है जैसी आवाज उसने सीबर्ड में सुनी थी। इसे देखकर पृथ्वी समझ जाता है कि उसी आदमी की आत्मा उस जहाज में है और उसी ने मीरा को अपने कब्जे में रखा है। इसी बीच हमें सीबर्ड जहाज का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मीरा पानी से खेल रही होती है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। तभी कोई उसके पास एक मछली फेंकता है और अंधेरे में एक भयानक आकृति दिखती है, जिसे देखकर मीरा डर जाती है और कच्ची मछली खाने लगती है। यह देखकर हमें समझ आता है कि वह आत्मा मीरा को सालों से उस जहाज में कैद करके रखे हुए है और उसे जिंदा रखने के लिए कच्ची मछलियां खिला रहा है। बेचारी मीरा भय के माहौल में अपनी मासूम जिंदगी गुजार रही है। दूसरी ओर पृथ्वी उस आदमी की तस्वीर लेकर रघुवीर के पास जाता है और सब कुछ बताता है। रघुवीर कहता है कि इस आत्मा का कोई अधूरा काम है जो अब तक पूरा नहीं हुआ। पृथ्वी कहता है कि जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि सीबर्ड को जल्द ही वहां से हटाया जाएगा और मीरा को बचाने का समय बहुत कम है। तब रघुवीर बताता है कि अगर वह आत्मा चाहती तो पृथ्वी को पहले ही दिन मार देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह पृथ्वी से अपना अधूरा काम पूरा करवाना चाहता है। उसी वक्त रियाज आता है और बताता है कि उसे सीबर्ड की क्रू लिस्ट में एक लड़की का नाम मिला है, वंदना, जो मीरा की मां थी। रियाज को वंदना की एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें एक चर्च दिखाई देता है। अगले दिन पृथ्वी और रघुवीर उस चर्च जाते हैं और आश्चर्य की बात यह होती है कि वंदना जिंदा होती है। फिर वे वंदना से मिलते हैं और पृथ्वी उसे वह फुटेज दिखाता है जो उसने सीबर्ड जहाज में रिकॉर्ड की थी। वंदना भावुक हो जाती है। पृथ्वी बताता है कि उसकी बेटी मीरा जिंदा है, लेकिन किसी आत्मा के नियंत्रण में है, और वह उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर वंदना डर जाती है। फिर वंदना सीबर्ड की सच्चाई बताती है और दोस्तों, यहां से हमें सीबर्ड के इतिहास का पता चलता है। दरअसल सीबर्ड का कप्तान अवैध धंधों में लिप्त था। उसने जहाज में एक गुप्त कमरा बनाया था जहां वह स्मगलिंग के सामान जैसे सोना और ड्रग्स छिपाता था। कोई भी उस कमरे का पता नहीं लगा पाया था और जो भी कप्तान के खिलाफ जाता उसे मार दिया जाता। कप्तान एक शराबी और हिंसक किस्म का आदमी था जो वंदना को बहुत मारता पीटता था। एक दिन वंदना इस सबसे तंग आकर आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है।
अमर से, जो सी बर्ड का ही एक क्रू मेंबर था। अमर ने वंदना की जान बचाई और फिर अपने प्यार से उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दी। अमर के प्यार की वजह से वंदना को जीने की एक नई उम्मीद मिली और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर वंदना और अमर ने वहां से भागने की योजना बनाई और कप्तान के अवैध कामों का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगे। लेकिन कप्तान के एक आदमी ने अमर को वीडियो बनाते हुए देख लिया और कप्तान के आदेश पर उन्होंने अमर को पकड़ लिया। वे अमर को मार नहीं सके क्योंकि अमर ने वह फुटेज कहीं छिपा दी थी और जब तक वो फुटेज नहीं मिलती वो उसे मार नहीं सकते थे। उन्होंने अमर को बहुत दर्द दी, लेकिन अमर ने कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद वह इन यातनाओं को सह नहीं सका और उसकी मौत हो गई। वंदना तब गर्भवती थी। कप्तान को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि बच्चा उसका है। यह सोचकर वे बहुत खुश हुआ और वंदना की पिटाई बंद कर दी। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां पृथ्वी को रियाज का फोन आता है। रियाज बताता है कि सी बर्ड को कल वहां से हटा दिया जाएगा, यानी मीरा को बचाने के लिए बस आज की रात बाकी है। यह सुनकर वंदना बताती है कि उसे उस गुप्त कमरे का रास्ता पता है और वह उन्हें वहां ले जा सकती है। फिर सभी एक साथ सी बर्ड शिप पर पहुंचते हैं। वे पेट्रोल के डिब्बे भी साथ लाते हैं ताकि अमर के शरीर को जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त कर सकें और मीरा को बचा सकें। पृथ्वी वंदना से कहता है कि वह बाहर ही रुके और वॉकी टॉकी से उन्हें रास्ता बताती रहे। फिर पृथ्वी, रियाज और रघुवीर जहाज के अंदर जाते हैं और वंदना उन्हें वॉकी टॉकी की मदद से रास्ता बताती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रियाज पृथ्वी और रघुवीर से अलग हो जाता है और पेट्रोल के डिब्बे उसी के पास रह जाते हैं। जब रियाज डिब्बे लेने जाता है तो मीरा उसके सामने पजेस्ट हालात में आ जाती है। यह देखकर रियाज घबरा जाता है और जहाज से बाहर भाग जाता है। बाहर आकर रियाज को याद आता है कि पहले दिन उसकी टीम ने बताया था कि जहाज के निचले हिस्से में डीजल लीक होता है। वह उस लीवर को चालू कर देता है जिसे वर्करों ने बंद कर दिया था, जिससे नीचे के हिस्से में फिर से डीजल लीक होने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पृथ्वी और रघुवीर का वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वे वंदना की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन तब तक वंदना उन्हें गुप्त कमरे तक पहुंचा चुकी होती है। लेकिन दरवाजा बंद होता है, जिससे पृथ्वी कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वंदना को मीरा दिखाई देती है। अमर की आत्मा यह दृश्य दिखा रही थी ताकि वंदना जहाज के अंदर आ जाए, और ऐसा ही होता है। मीरा के बचपन का रूप देखकर वंदना भावुक हो जाती है और उसके पीछे पीछे जहाज में प्रवेश कर जाती है। अंदर जाकर वंदना एक लीवर घुमा देती है, जिससे गुप्त कमरे का दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर पृथ्वी और रघुवीर उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां अचानक मीरा उनके सामने आ जाती है और पृथ्वी को हवा में उठा लेती है। यह देखकर रघुवीर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसका मीरा पर कोई असर नहीं होता और वह रघुवीर को एक अंधेरे कोने में फेंक देती है। फिर हम देखते हैं वंदना को, जो तब तक सीक्रेट रूम में पहुंच चुकी होती है। वंदना को वहां देखकर मीरा पृथ्वी को छोड़कर चली जाती है। फिर पृथ्वी खुद को संभालता है और वंदना को देखकर उससे वहां से जाने के लिए कहता है। जैसे ही पृथ्वी वंदना का हाथ पकड़ता है, उसे सी बर्ड से जुड़ी बाकी सच्चाई एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलती है। दरअसल जब अमर को कैप्टन के आदमियों ने पकड़ लिया था, तब उसकी मौत उनके टॉर्चर से नहीं हुई थी, बल्कि वंदना ने उसे मार दिया था। वंदना ने कहा था कि उसने मीरा को कैप्टन से बचाने के लिए अमर को मारा। यह सच्चाई जानकर पृथ्वी चौंक जाता है और समझता है कि अमर अपने प्यार और भरोसे के बदले मिले धोखे और मौत का बदला लेना चाहता है। इसी कारण उसने एक मासूम लड़की को इतने सालों तक अपने काबू में रखा। इसी वजह से अमर की आत्मा ने उस दिन पृथ्वी को नहीं मारा, क्योंकि शायद उसे पृथ्वी की आंखों में मीरा के लिए सहानुभूति दिखी थी और उसने यह भी समझा कि पृथ्वी ही वह इंसान है जो वंदना को मीरा के लिए वहां ला सकता है। इसके बाद वंदना मीरा को बुलाने लगती है, लेकिन उसके सामने अमर की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी अमर आता है और पृथ्वी को दूर फेंक देता है। पृथ्वी देखता है कि अमर का शव एक क्रेन से लटक रहा है, जिसकी रिमोट कंट्रोल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है। वंदना अमर से मीरा को छोड़ देने की विनती करती है और माफी भी मांगती है, लेकिन अमर की आत्मा वंदना को मार देती है और अपना बदला पूरा करती है। पृथ्वी को मौका मिलता है और वह ऊपर प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर कंट्रोल तोड़ देता है, जिससे अमर का शव नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि पृथ्वी कुछ कर सके, अमर की आत्मा वहां आ जाती है और उसे हवा में उठा लेती है। तभी रघुवीर वहां मीरा के साथ आता है और फिर से मंत्रों का जाप शुरू करता है। यह देख अमर की आत्मा गुस्से में आ जाती है और रघुवीर को मार देती है और दोबारा पृथ्वी पर हमला करती है। लेकिन तब तक पृथ्वी डीजल में आग लगा देता है, जिससे अमर का शव जलने लगता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर पृथ्वी मीरा को लेकर पानी में कूद जाता है और उसी होल से बाहर निकलता है जहां उसने पहली बार मीरा को देखा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सी बर्ड जहाज को उस बीच से ले जाया जा रहा है, लेकिन अब वह कोई भूतिया जहाज नहीं रहा। सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी ने मीरा को गोद ले लिया है और उसे अपने घर लाकर इंसानों की तरह जीना सिखा रहा है। इसका मतलब था कि पृथ्वी और मीरा दोनों को एक परिवार मिल गया था।
लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रात को पृथ्वी के घर में एक परछाई नजर आती है और सीन यहीं कट हो जाता है। दोस्तों, अब आइए इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और थ्योरीज पर चर्चा करें। इस फिल्म में आत्मा की मौजूदगी को लेकर कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि पृथ्वी वास्तव में सपना और मेघा को देखता था। दूसरी थ्योरी में डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सपना और मेघा की आत्माएं पृथ्वी की हल्लुसिनेशन थी। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि पृथ्वी मानसिक रूप से टूट चुका था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई और आत्मा उसके घर में आ गई थी जो इस दुनिया में आना चाहती थी। इसलिए वह आत्मा पृथ्वी के परिवार का रूप लेकर उसके सामने आती थी। हम जानते हैं कि आत्माएं किसी व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति मांगती हैं। इसलिए शायद वह आत्मा पृथ्वी को भावुक करके हाँ कहलवाकर उसमें प्रवेश करना चाहती थी। अब बात करते हैं उन असली घटनाओं की जिनसे प्रेरित होकर डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह ने यह फिल्म बनाई थी। हालांकि ये दोनों घटनाएं भूतिया नहीं थी। साल 2000 में एक जहाज था जिसका नाम था विजडम, जिसे कोलंबो से गुजरात ले जाया जा रहा था। रास्ते में टोइंग रोप टूट गया और जहाज मुंबई के समुद्र तट पर फंस गया, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। इस जहाज पर भी कोई इंसान नहीं था, लेकिन विजडम जहाज भूतिया नहीं था, पर फिल्म में इसे एक काल्पनिक रूप देकर एक शानदार हॉरर मूवी बना दिया गया। दूसरी घटना 7700 की है, जब सी बर्ड नाम का एक जहाज अमेरिका के एक तट पर आकर रुका था। ये एक पुरानी शैली का जहाज लग रहा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और उसमें कोई इंसान भी नहीं था। हालांकि उस जहाज में कोई मौत या आत्मा की कहानी नहीं थी, लेकिन एक दिन वह जहाज अचानक ही वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसलिए लोगों ने उसे भूतिया जहाज का नाम दे दिया। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।